हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, अगर यूट्यूब पे इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें। और चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? अरावली पर्वत, दून, लघु घाटी या मध्य घाटी? तो इसका राइट आंसर होगा दून। दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय को निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बाँटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या बाह्य हिमालय। तो ये 4 टाइप के हिमालय घाटियों को बाँटा गया है। वर्ष 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। 100वां संशोधन, 92वां संशोधन, 99वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। वर्ष 1993 में लागू हुए संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया था। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण से संबंधित है, के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? पब्लिक की कुंजी, विजेट, प्राइवेट की कुंजी या हैश फंक्शन? तो इसका राइट आंसर होगा विजेट। विजेट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है, के साथ पब्लिक की कुंजी, प्राइवेट की कुंजी और हैश फंक्शन के बारे में उपबंध है, किंतु विजेट उपबंधित नहीं है। इस अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स तथा ई ट्रांजेक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए की गई थी। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। तो ग्रामीण में कौन सा स्टेट है ये? पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बरगा पूरे ग्रामीण पश्चिम बंगाल में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया। वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई प्रकाशित करता है। प्रतियोगिता आयोग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है, यह वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर वर्ष 1995 से सीपीआई प्रकाशित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष? तो राइट ऑप्शन देखते हैं इसका। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका? तो कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। 1755 ईस्वी में कैप्टन कुक ने ब्रिटिश रॉयल नेवी ज्वाइन कर ली। उसके बाद 1768 ईस्वी में पहली समुद्री यात्रा की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोजकर्ता की उपाधि हासिल की। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? मक्का, जौ, चावल, गेहूं? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चावल अथवा इसको तंडुल भी, इसके लिए तंडुल शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। गेहूं के लिए गोधूम और गन्ने के लिए इक्षु शब्द का प्रयोग होता था और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जव हेतु प्रयुक्त किया जाता था। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, या अनुच्छेद 14 या सी 16(226) या 32(226)?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं, स्वतंत्रता के, संवैधानिक उपाय के, समानता के या शोषण के खिलाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार 6 हैं। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से किसी एक को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। तो निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार। तो सही आंसर है इसका संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको अब कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित या जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया था, इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या संसद का? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर सी। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त ये सभी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है पीछा करने, आतंक, बलवा या विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बलवा। बलवा का अपराध का दोषी होता है जब कभी विधि विरुद्ध जमाओं द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाओं के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाओं का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत के संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। वित्त आयोग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी। लोक लेखा समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत के संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। प्रश्न नंबर 16, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः है। तो इसमें देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो 16.1% और 10.2%, 21.3% और 9.4%, 18.4% और 10.2% और 16.6% और 8.6%। तो इसका सही आंसर होगा 16.6% और 8.6%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विवरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 245। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 253। इसके अनुसार अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है, तो सिर्फ अनुच्छेद 253 को। निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो सही आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, इस नीति वचन में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विश्वास किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसकी स्थापना देखेंगे 1961 में कहाँ हुई थी? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी इसकी स्थापना।
पोलियो टीके के लिए नैनी पेज का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क, सलमन वाक्समैन, मार्क कैंडल या नीलस पोलिंग? तो इसका सही आंसर होगा मार्क कैंडल। मार्क कैंडल ने पोलियो टीके के लिए नैनी पैच का आविष्कार किया था। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक मार्क कैंडल ने किया था। निम्नलिखित प्रकार के भी विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सीसा विषाक्तता, संखिया विषाक्तता, फास्फोरस विषाक्तता या प्लूटोनियम विषाक्तता? तो सही आंसर होगा सीसा विषाक्तता। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको डेली जीएस के प्रश्न की वीडियो डेली मिलती रहेंगे। तो इसमें देखते हैं, सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। इसके कारण बच्चों में मानसिक विकलांगता आ सकती है। सीसा युक्त खाद्य या पेय पदार्थों का लंबे समय तक सेवन से कैंसर जैसी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।